सभी को नमस्कार। गत वीडियो में हमने लागत के तत्वों के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत तीनों प्रकार के तत्व जो है सामग्री, मजदूरी और व्यय, इनको अलग अलग भागों में बांटा था। जैसे प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम, या और प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। आज के वीडियो में हम मूल लागत और उपरिव्ययों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन मूल लागत को लेते हैं। हमने जैसे कि पिछले वीडियो में देखा है कि सामग्री, श्रम और उपरिव्ययों का मूल भाग, जिसके कारण लागत प्रभावित होती है, जो उत्पादन के साथ साथ बढ़ती है, उत्पादन के कम होने पर कम होती है, वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं। यदि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज का योग किया जाए तो उस योग को प्राइम कॉस्ट कहते हैं, मूल लागत कहते हैं। अर्थात वह लागत जो मुख्य लागत है, जो उत्पादन के साथ साथ से प्रभावित होती है, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी का योग किया जाता है, वो प्राइम कॉस्ट के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। ये हमारी मुख्य लागत का भाग है। इसके अलावा अन्य लागत, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, इन सब का योग जो है उसको हम उपरिव्यय कहेंगे, ओवरहेड कहेंगे। अर्थात वो लागत जो मूल जो है वस्तु की लागत से प्रभावित नहीं होती, मूल उत्पादन से प्रभावित नहीं होती, लेकिन उसको उत्पादित करने के लिए आवश्यक है, वो लागत अप्रत्यक्ष सामग्री है, अप्रत्यक्ष मजदूरी है, अप्रत्यक्ष व्यय है, और इन सभी का योग जो है वो ओवरहेड कहलाएगा। यदि हम इसको क्रियात्मक आधार पर वर्गीकरण करें, ओवरहेड को क्रियात्मक आधार पर वर्गीकरण करें, तो 3 भागों में विभक्त किया गया है: कारखाना उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय, विक्रय तथा वितरण उपरिव्यय। ये अलग अलग प्रकार के उपरिव्यय हैं। अर्थात जो है हमारी लागत के जो 3 तत्व हैं, सामग्री, श्रम और व्यय, उसको हमने पहले अलग अलग दो हर प्रत्येक तत्व को 2 भागों में बांटा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय, और फिर उसके बाद में प्रत्यक्ष व्ययों को एक जगह किया, जिसको हम मूल लागत कहते हैं, और अप्रत्यक्ष व्ययों को एक साथ किया, जिसको हम उपरिव्यय कहते हैं। और उपरिव्ययों का फर्दर वर्गीकरण जो क्रियात्मक आधार पर है, उसको हमने किया, वो है कारखाना उपरिव्यय, प्रशासनिक उपरिव्यय और विक्रय और वितरण से संबंधित उपरिव्यय, जिसको एक डायग्राम के आधार पर हम यहाँ समझा रहे हैं, और उस डायग्राम के आधार पर हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि हम कार्यानुसार वर्गीकरण की बात करें तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत वो सभी अप्रत्यक्ष लागतें आती है जो किसी उत्पादन के कार्य में लगी हुई है, फैक्ट्री से संबंधित है। ये सभी लागत अप्रत्यक्ष सामग्री हो सकती है, अप्रत्यक्ष श्रम के रूप में हो सकती है, अप्रत्यक्ष व्ययों के रूप में हो सकती है। अप्रत्यक्ष सामग्री की बात करें तो अप्रत्यक्ष सामग्री के अंतर्गत मरम्मत और अनुरक्षण से संबंधित, मेंटेनेंस और रिपेयर से संबंधित सामग्री हो सकती है। छोटे उपयोग, सामान्य उपयोग के छोटे उपकरण हो सकते हैं, कम मूल्य के स्टोर हो सकते हैं, और कारखाने के प्रयुक्त स्टेशनरी फॉर्म्स हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि अप्रत्यक्ष श्रम की बात करें हम, तो फॉरमैन या गेट कीपर का वेतन हो सकता है, मशीन की सफाई और मरम्मत के व्यय हो सकते हैं, वर्कशॉप कर्मचारियों के वेतन हो सकते हैं, पर्यावरण अधीक्षक एवं वीक्षण का वेतन हो सकता है, अप्रत्यक्ष श्रमिकों की मजदूरी हो सकती है, सेवा विभाग और स्टोर करने वाले क्लर्कों का वेतन हो सकता है, श्रम के बीमा एवं भविष्य निधि से संबंधित अनुदान हो सकता है, श्रमिकों के बेकार समय की लागत हो सकती है, श्रमिकों के विविध भत्ते हो सकते हैं। ये सभी अप्रत्यक्ष श्रम के अंतर्गत आएंगे। अप्रत्यक्ष व्यय की यदि हम बात करें तो कारखाने का किराया, दर, बीमा व्यय हो सकता है, कारखाने, भवन, प्लांट और मशीनरी की मरम्मत इसके अंतर्गत आ सकती है, कारखाने का प्रकाश और ताप व्यय है, कारखाने की छपाई और टेलीफोन व्यय है, कारखाने की कैंटीन और श्रम कल्याण के व्यय है, श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, कारखाने के प्रयोगात्मक एवं अनुसंधान व्यय है। इन सभी को अपन इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। यदि हम प्रशासन एवं कार्यालय व्ययों की बात करें, अगला जो वर्गीकरण है प्रशासन एवं कार्यालय व्यय वर्गीकरण है, उसकी अपन बात करें तो किसी भी व्यवसाय की नीतियों को उसको करने के लिए और उसके ऑफिस को संचालन करने के लिए या उनकी क्रियाओं को संचालन करने के लिए किए जाने वाले व्यय कार्यालय व्यय हो सकते हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष सामग्री में स्टेशनरी हो सकती है, स्टेशनरी और
स्टेशनरी हो सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों की वर्दी हो सकती है। सफाई से संबंधित कर्मचारी है, उनके सामान हो सकता है। छपाई से संबंधित कोई व्यय हो सकता है। श्रम की यदि अपन बात करें तो सामान्य प्रबंध का वेतन हो सकता है। प्रशासनिक कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ते हो सकते हैं। वित्तीय लेखापाल और लागत लेखापाल का वेतन हो सकता है। ये सभी व्यय ऐसे व्यय हैं जो अप्रत्यक्ष श्रम के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष व्यय की बात करें तो बैंक से संबंधित व्यय हो सकता है, टेलीफोन के संबंधित हो सकता है, कार्यालय भवन से संबंधित हो सकता है, फर्नीचर एवं मशीन की मरम्मत से संबंधित व्यय होते हैं। ये सभी व्यय जो है वो प्रशासनिक व्ययों के अंतर्गत आएंगे। ये कार्यालय व्यय, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। ये जो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो हमारे ऊपरी व्ययों का एक भाग होगा, ओवरहेड्स का एक भाग होगा। तीसरे प्रकार के जो व्यय हैं वो विक्रय एवं वितरण से संबंधित है। वे व्यय जो ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, जो विक्रय बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिसके अंतर्गत पैकिंग से संबंधित हो सकती है या अन्य कोई विक्रय डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित हो सकते हैं, वो सभी व्यय जो है वो हमारे विक्रय एवं वितरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत यदि हम सामान शामिल करें तो अप्रत्यक्ष सामग्री श्रम और अप्रत्यक्ष व्ययों के रूप में आएगी, जिसमें नमूने की लागत हो सकती है। विज्ञापन के रूप में यदि कोई माल दिया जाता है तो हो सकती है। मूल्य सूचियाँ, छपाई और स्टेशनरी से संबंधित व्यय हो सकते हैं। श्रम की बात करें तो विक्रय प्रबंधक को ध्यान रखने योग्य वेतन हो सकता है। लिपिकों एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन हो सकता है। अप्रत्यक्ष व्ययों की बात करें तो किराया, बीमा की दरें हो सकती है, विज्ञापन व्यय हो सकता है, डूबत ऋण हो सकता है, डूबत ऋण वसूली से संबंधित व्यय हो सकता है, नमूने भेजने के व्यय हो सकते हैं। ये सभी व्यय विक्रय से संबंधित है। इसी प्रकार से ये वितरण से संबंधित भी व्यय हो सकते हैं जो अप्रत्यक्ष व्ययों के अंतर्गत शामिल होंगे। वितरण से संबंधित व्ययों के अंतर्गत स्टेशनरी, पैकिंग का सामान, बोरी, जूट, डिब्बे, ड्रम, टोकरियाँ, कार्टून्स, ये सभी सामग्री जो है वो अप्रत्यक्ष सामग्री जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती है, सामग्री को पैकिंग में काम आती है। श्रम के अंतर्गत अपन ये बात करें तो सुपुर्दगी के संबंध में चालक और अन्य जो श्रमिकों का वेतन हो सकता है। वितरण में संलग्न कर्मचारियों को या पैक करने के में संलग्न कर्मचारियों का वेतन हो सकता है। ये सभी अप्रत्यक्ष श्रम के अंतर्गत शामिल होंगे और ये विक्रय एवं वितरण, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का पार्ट होगा, उसका भाग माना जाएगा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष व्ययों के अंतर्गत गाड़ियों का ह्रास, मरम्मत, बीमा व्यय, गाड़ी भाड़ा आदि के अंतर्गत जो आएगा, मालगाड़ी का भाड़ा हो सकता है, परिवहन व्यय हो सकता है, गोदाम का किराया हो सकता है, मरम्मत हो सकता है, बीमा एवं सामान्य व्यय हो सकता है। ये सभी चीज़ें उसके अंतर्गत शामिल की जाएगी। इसके अलावा ये हमने व्ययों के पार्ट सुने, अलग अलग जो फंक्शनल के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसके अलग अलग भाग हुए। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सभी लागत के भाग हैं। मुख्य रूप से लागत को हमने पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामग्री, श्रम और उपयोग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में बांटा अलग अलग। उसके बाद में ओवरहेड्स को हम अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, जिसमें कारखाने से संबंधित, कार्यालय से संबंधित हो सकते हैं हमारे, और कारखाने से संबंधित हो सकते हैं, और विक्रय एवं वितरण से संबंधित भी हो सकते हैं। ये हमारे लागत के भाग हैं, लागत के तत्व हैं। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो एक व्यवसाय के द्वारा किए जाते हैं लेकिन उसको लागत का भाग नहीं माना जा सकता, क्योंकि उससे उत्पादन प्रभावित नहीं होता। वो खर्चे केवल वित्तीय खर्चे होते हैं और उनका लेखा केवल वित्तीय लेखांकन में किया जाता है, लागत लेखों में नहीं किया जाता। इसलिए किसी भी लागत लेखापाल को उन व्ययों के संबंध में ध्यान रखना चाहिए। जब हम लागत लेखे तैयार करें तो उन व्ययों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उसमें व्यय प्रमुख है। वित्त से संबंधित व्यय हो सकते हैं, जिसमें अर्थदंड हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, हर्जाना हो सकता है, नगद बट्टा हो सकता है, चंदे से संबंधित व्यय हो सकता है। ये सभी ऐसे व्यय हैं जो फाइनेंशियल है, वित्तीय है, और ये लागत का भाग नहीं है। इसी तरह वित्तीय आय भी हो सकती है, नगद बट्टे के रूप में हो सकती है, कमीशन के रूप में हो सकती है, दलाली के रूप में हो सकती है, ब्याज और लाभांश के रूप में हो सकती है, फीस के रूप में हो सकती है, भूमि और भवन के विक्रय से लाभ हो सकते हैं। ये भी लागत का भाग नहीं है। इसी प्रकार लाभों का यदि विनियोजन की बात करें तो पुण्यार्थ दान हो सकता है,
दान हो सकता है, चुकाया गया लाभांश हो सकता है, आयोजन किया गया व्यय हो सकता है, कमीशन बट्टा, पूंजी निर्गमन से संबंधित व्यय। ये एप्रोप्रिएशन जो है वो एक कंपनी के लाभों का बंटवारा है, ये किसी लागत का भाग नहीं हो सकता। अर्थात इन व्ययों के कारण किसी भी वस्तु की लागत प्रभावित नहीं होती। असाधारण हानि की बात करें तो भूकंप, बाढ़, चोरी, आग आदि से संबंधित व्यय है वो असाधारण हानियों में आएंगे। और असाधारण लाभ की बात करें तो सामान्य जो है यदि कोई असाधारण लाभ होता है तो ये जो जैसे संपत्ति से विक्रय से लाभ, तो वो उसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। तो इस प्रकार लागत में भी कुछ व्यय ऐसे हो सकते हैं और कुछ आय ऐसी हो सकती है जो उसका भाग नहीं है और वो उनको शामिल नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं, करते हैं। और लागत का लेखे तैयार करते समय ये हमको पता होना चाहिए कौन से कार्यालय व्यय है, कौन से कारखाने से संबंधित हैं, कौन से विक्रय वितरण से संबंधित हैं। और उन व्ययों का भी ध्यान रखना चाहिए जो वित्त से संबंधित है, अर्थात जो लागत लेखों को प्रभावित नहीं करते हैं। धन्यवाद।